हेलो एवरीवन, दिस साइड विपिन नेगी। आज बच्चों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सोवियत प्रणाली के बारे में। आज हम लोग बेटा इस टॉपिक के अंदर आगे पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली के बारे में। अगर हम लोग सोवियत प्रणाली को देखें तो मैंने बताया आप लोगों को प्रणाली का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे। प्रणाली का अगर मतलब समझो आप तो सिस्टम होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सोवियत, तो यानी कि सोवियत सिस्टम क्या था आपको पता ही है। मैंने बताया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां, दोनों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी अपनाई नंबर वन बनने के लिए। एक ने पूंजीवाद, एक ने साम्यवाद। तो पूंजीवाद अपनाया अमेरिका ने, तो अमेरिकन प्रणाली क्या हो गई, पूंजीवाद। और साम्यवाद अपनाया सोवियत संघ ने, तो सोवियत प्रणाली क्या हो गई, साम्यवाद। ठीक है, तो अब ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे हमें इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि साम्यवाद किस तरीके से एंटर हुआ, किस तरीके से सोवियत संघ बना, ठीक है, क्यों सब लोगों ने मिलकर काम किया, ठीक है। सोवियत सिस्टम जो साम्यवादी प्रणाली थी उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या क्या उसकी खामियां हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चा बेटा हमारे चैनल पर नया हो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बच्चे अपने और दोस्तों को इन वीडियोस को शेयर करें, अधिक से अधिक जगह तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर आगे देखो बेटा, मैंने बताया बेटा अब हम पढ़ रहे हैं सोवियत प्रणाली के बारे में। सोवियत प्रणाली यानी कि साम्यवाद का जन्म कैसे हुआ। जन्म पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दें 1917 में लेनिन के द्वारा, व्लादिमीर पुतिन लेनिन, ठीक है, लेनिन के द्वारा एक रेवोल्यूशन किया गया, एक क्रांति की गई जिसे बोलते हैं हम लोग रूसी क्रांति। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, रूसी क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिए 1917 में लेनिन के द्वारा एक क्रांति की गई, रूसी क्रांति। और इस क्रांति का बेसिकली जो मोटिव था यानी कि जो उद्देश्य था वो ये था कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना और साम्यवाद को बढ़ावा देना, यानी कि देश के अंदर साम्यवाद को लेके आना और पूंजीवाद को हटाना। पूंजीवाद को हटाने का मतलब बेसिकली जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको समाप्त करना चाहते थे इस सिस्टम के अंदर ये लोग। ठीक है, और ध्यान देखिए बच्चे, यहाँ पर रूसी क्रांति जो है आप सभी को पता होगा, जार निकोलस, ठीक है, जारशाही जो था, ठीक है, यानी कि जो जार निकोलस का शासन था उसको समाप्त किया इस रशियन रेवोल्यूशन ने। ठीक है, और ये रूसी क्रांति जिसने की वो कौन था, लेनिन था। ठीक है, और ध्यान रखिए बेटा इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए रशियन वर्ड में अगर मैं देखूं तो बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस क्रांति को किया, इसलिए इस क्रांति का नाम बोल्शेविक क्रांति भी पड़ा। ठीक है, ध्यान रखें बोल्शेविक, ठीक है ना, बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना, कई कई बुकों में आपने देखा होगा खूनी रविवार, ठीक है, तो खूनी रविवार भी रूसी क्रांति को ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए बेटे, यहाँ पर अगर इस क्रांति को देखें तो इस क्रांति की जो ये क्रांति हुई, इस क्रांति के उपज के रूप में, उपज मतलब यानी कि जब ये क्रांति समाप्त हुई तो इस क्रांति में देखा गया कि साम्यवादी शासन प्रणाली कायम हुई। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, पूंजीवाद का कोई महत्व नहीं था। मैंने बताया आप लोगों को इसका उद्देश्य यही था कि पूंजीवाद को प्रॉपर तरीके से देश में समाप्त करना। ठीक है, और ध्यान रखिए बेटे यहाँ पर इसको बढ़ावा किसने सबसे पहले दिया, ध्यान रखो इस बात को, 1917 में, 1917 में सबसे पहले ये क्रांति किस में आई, रूस में आई। ठीक है, यानी कि सबसे पहले साम्यवादी शासन कहां पे आया, रशिया में आया, रूस में आया। जो जो इस साम्यवादी सिस्टम से इन्फ्लुएंस हुआ, यानी कि जिस जिसको अच्छा लगा वो सब इसमें जुड़ते चले गए, और उन सब ने मिलकर के अपने आप को नाम दिया सोवियत संघ। क्या नाम दिया बेटा, सोवियत समाजवादी गणराज्य बोलते हैं वो अपने आप को। ठीक है, इन शॉर्ट जिसे बोलते हैं यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे कौन कौन मिले थे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकेसिया। नाम ध्यान रखिए, क्या बताया बेटा मैंने आपको, ट्रांसकेसिया एट प्रेजेंट ये जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान वाला क्षेत्र है, जिसे क्या बोलते थे पहले, ट्रांसकेशिया बोला करते थे। ठीक है, इनके बीच में 1922 में एक संधि हुई, और उस संधि के माध्यम से क्या हुआ भाई, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का गठन हुआ, यानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, यानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं बेटा, सोवियत संघ। किस नाम से जानते हैं बेटा इसे हम लोग, सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ का गठन हुआ। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझ लो बेटा,
1917 में 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसके माध्यम से रूस के अंदर क्या आया भैया, साम्यवाद का जन्म हुआ। साम्यवाद से जो जो लोग इन्फ्लुएंस होते गए वो सब इकट्ठे हुए, इकट्ठा होकर के उन लोगों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, और संधि पर हस्ताक्षर करके उन लोगों ने अपने उस संगठन को नाम दिया यूएसएसआर। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ बोला उन लोगों ने अपने आप को। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग चले, ठीक है, तो इसके आगे देखो बेटा, समाजवादी सोवियत गणराज्य की अगर बात करूं बेटा मैं आपको, ठीक है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, इनके उद्देश्य थे। ठीक है, उसके उद्देश्य क्या थे वो समझ लो। पहला उद्देश्य था निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करें। मैंने आपको बताया पूंजीवाद का प्रॉपर विरोधी था ये आता है कि पूंजीवाद प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए भैया, समाप्त हो जाए। ठीक है, तो भाई निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात करी और सार्वजनिक संपत्ति व्यवस्था को कायम करने की बात करी। सार्वजनिक संपत्ति मतलब कि भैया सरकारी व्यवस्था को, यानी कि सभी लोगों के लिए इक्वलिटी वाली, यानी कि एक समानता के आधार पर कोई चीजें प्रोवाइड हो, सभी लोगों को प्रोवाइड हो, कोई अमीर गरीब ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाने की ये लोग बात कर रहे थे। यानी जिसके अंदर मजदूरों को, यानी कहने का सिंपल सा मतलब छोटे तबके के जो लोग थे उनका क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण होता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। ठीक है, और बेसिकली होता भी ऐसा ही है। ठीक है, जो अमीर है अगर आप देखो तो हमारे ऐसे देशों के अंदर देखोगे आप तो अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन उस कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लेबर से है वो आज भी लेबर थे, मजदूर थे, कल भी मजदूरी थे, आज भी मजदूर, आने वाले समय पे वो मजदूरी रहते हैं। उनका मतलब जो मेहनताना है उस तरीके से नहीं पड़ता है ना, जिससे क्या कहते हैं वो हमेशा मजदूर बन के रहते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को लेनिन ने क्या करा, खत्म करने की बात करी। और इन्होंने क्या करा, जब साम्यवादी व्यवस्था को लेकर के आए तो इसमें इन्होंने बोला कि भाई हम लोग क्या करेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से समाप्त कर देंगे और किसको बढ़ावा देंगे, सार्वजनिक संपत्ति को बढ़ावा देंगे। ठीक है, समाज को, दूसरा उद्देश्य था समाज को समानता के सिद्धांत के आधार पर रचने की कोशिश करना, यानी कि समाज में सभी लोग इक्वल रहे, ऐसी व्यवस्था को लाने की कोशिश की इन लोगों ने। ठीक है, ध्यान रखिए सबसे पहले साम्यवाद को लाने वाला व्यक्ति, साम्यवाद को लाने वाला राज्य कौन सा था भी, देश कौन सा, रूस था। ठीक है, रूस के साथ बाकी लोग जुड़े, यूक्रेन, बेलारूस, जिसे आज क्या बोलते हैं, आर्मेनिया बोलते हैं हम लोग, अजरबैजान बोलते हैं, जॉर्जिया बोलते हैं, ये सब एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के इन लोगों ने क्या नाम दिया अपने आपको भैया, यूएसएसआर नाम दिया। ठीक है, एक एक करके लोग इनसे जुड़ते चले गए बाद में। ठीक है, फाइनली 15 देशों के समूह को, 15 गणराज्यों के समूह को क्या नाम दिया गया मेरे बच्चे, सोवियत संघ। क्या नाम दिया गया बेटा, सोवियत संघ। ठीक है, और इन लोगों ने एक उद्देश्य बनाया कि हमारा उद्देश्य क्या होगा भैया, हम समाज के अंदर समानता के सिद्धांत के आधार पर क्या समाज को करेंगे भैया, समानता के सिद्धांत के आधार पर बांटेंगे, जिसमें क्या होगा, निजी संपत्ति को समाप्त करेंगे, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, सारी चीजें किसके हाथ में होगी, गवर्नमेंट के हाथ में होगी। ठीक है, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन लोगों ने कुछ काम करने की बात करी, व्यवस्था बनाने की बात करी, जिसमें पहली व्यवस्था क्या बनाई वो समझो। यहां पर सोवियत संघ के निर्माताओं ने एक पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। इन जैसे मान लो सोवियत संघ के अंदर 15 देश इकट्ठा हुए और इन लोगों ने अपनी मिलीजुली सरकार बनाई। क्या बनाई बेटा, अपनी इन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई और सारा का सारा कुछ किसके हाथ में दे दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में दे दिया। इन लोगों ने एक ही पार्टी का गठन करा, कम्युनिस्ट पार्टी, और बोला भाई कम्युनिस्ट पार्टी एक राज्य भी नहीं, जो 15 राज्य है 15 के 15 पर क्या करेगी, रूल करेगी। जो ये डिसीजन लेगी वो 15 के 15 राज्यों पर चलेगा, यानी कि सोवियत संघ पे पूरे पे चलेगा। ठीक है, ऐसी उन्होंने व्यवस्था बनाई। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की सार्वभौम सत्ता को महत्व दिया। सार्वभौम सत्ता यानी कि सभी जगह पे क्या होगा भैया, कम्युनिस्ट पार्टी चलेगी। ठीक है, जिसमें विपक्षी दलों के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, कोई अपोजिशन होगा ही नहीं भैया, सिर्फ एक ही पार्टी होगी। कौन सी पार्टी होगी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी होगी। दूसरे शब्दों में अगर हम माने तो सार्वजनिक हित का अर्थ था पार्टी की संस्था का महत्व, यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, जो यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था बनाई, जो दल है वही राज्य होगा, जो राज्य है वही दल होगा। कहने का सिंपल सा मतलब है, दल कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार होगी और सरकार ही कम्युनिस्ट पार्टी होगी। ऐसी व्यवस्था का इन लोगों ने क्या करा मेरे बच्चे, गठन किया। ठीक है, आगे देखो बेटा इसके अंदर। ठीक है, आगे दूसरा इन लोगों ने जो बनाया वो क्या बनाया भैया, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होगी, योजनाबद्ध होगी, यानी कि प्लानिंग के साथ होगी।
और उसमें क्या होगा, उस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रखा जाएगा। राज्य मतलब यानी कि सरकार का प्रॉपर नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, निजी स्वामित्व का कोई स्थान नहीं होगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी। ठीक है, किसी को भी अपनी प्राइवेट चीज रखने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, जो उत्पादन है और जो वितरण है, ठीक है, यानी कि जो जो चीजों को बांटेंगे और जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, कोई भी चीज बनेगी और जो बटेगी, ठीक है, उन सब चीजों पर किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ठीक है, सारी चीजें किसके किसके अंडर में चलेगी, गवर्नमेंट के अंडर में चलेगी। गवर्नमेंट जो रूल निकालेगी वो सभी लोगों को मानना क्या होगा भैया, क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाया इन्होंने। ठीक है, इस जो प्रणाली बनाई गई, इस प्रणाली की कुछ विशेषताएं थी बेटा। ठीक है, विशेषताएं क्या थी वो समझ लो। पहली बात, यातायात के उत्तम साधन। ठीक है, यानी कि जो वेल स्टैब्लिश्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात के उत्तम साधन। ठीक है, पहला इसकी विशेषता थी, जिसमें क्या था, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ था, इनके पास प्रॉपर तरीके से बहुत विशाल ऊर्जा संसाधन थे। ठीक है, दूसरी बात, मजबूत आर्थिक आधार था इनका, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस था इनका। ठीक है, सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग, अगर आप घरेलू उपभोक्ता उद्योग देखोगे उसका, तो वो क्या था भैया, बहुत उन्नत था। और पिन से लेकर के कार तक सभी चीजें खुद बनाया करते थे। यानी कि सबसे बड़ी बात समझो, यहां पर देश वही जीतता है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ध्यान रख ले, इकोनॉमी का एक रूल है, जो सर्विस सेक्टर पे रहेगा, मान लो अगर जैसे इंडिया है, इंडिया का सर्विस सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चर नहीं है। लेकिन अब जो हमारी जो सरकार है, मोदी की सरकार है, उन्होंने किसको बढ़ावा दिया, मेक इन इंडिया पॉलिसी को बढ़ावा दिया, जिसमें क्या बनाया जा रहा है कि भाई हम लोग हर चीज को अब क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया के अंदर ही। जिससे क्या होगा, जब चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होंगी तो क्या होगा भैया, चीजें सस्ती होंगी, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात, हमारे खुद के इंडस्ट्रियां क्या होंगी, बूम करेगी, डेवलप करेंगी, है ना। हमारे देश में इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा लगेंगी, है ना, पसंद आ रही है। ठीक है, विदेशी कंपनियां हमारे देश से कम होती चली जाएंगी और सारा का सारा प्रॉफिट हमारे ही लोगों को मिलेगा, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री बहुत तेजी से डेवलप होगी और कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ठीक है, सरकार की पहल है ना, समय पे ही है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान रखो भाई, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पिन से लेकर के कार तक यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट बना रही है, यानी कि सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी बना रही है, सारा कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन अगर फिर भी देखो तो यहाँ के जो उद्योग थे उनकी गुणवत्ता अगर आप देखोगे तो अमेरिकन देशों से, यानी कि पश्चिम के देशों की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अपने लिए सभी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे थे। ठीक है, दूसरी विशेषता हो गई। ठीक है, अगर मैं इसकी सोवियत प्रणाली की तीसरी विशेषता पे जाऊं तो बेटा, तीसरी विशेषता देखो, यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं थी। ठीक है, बेसिक एमिनिटीज जो थी वो सब कुछ था भैया इनके पास। ठीक है, सब कुछ क्या था, बेसिक एमिनिटीज, यानी कि बेसिक सुविधाएं। अगर आप देखो, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ ही हमारे देश में, देखो, है ना। ठीक है, अगर ये जिम्मा सरकार उठा ले कि हमारे देश में सभी लोगों को हम बेसिक एमिनिटीज देंगे, तो कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, है ना, होगा कि नहीं होगा ऐसा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, कहते हैं कि जो लोकतंत्र है उसका गला घुट जाता है। कैसे घुट जाता है भैया, जो पूंजीपति लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हमारे देश, देखो हमारा देश क्या, पूरा विश्व जो इंडस्ट्रियों पे चल रहा है ना। इंडस्ट्रीज यानी कि जितने अधिक उद्योगपति होंगे उतना देश अधिक डेवलप करेगा। डेवलप क्यों करेगा, क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में क्या लगाएगा भैया, कंपनियां लगाएगा। कंपनियां लगाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, रोजगार भी देगा सबको, है ना। कंपनी में कोई ना कोई कुछ लोग काम तो करेंगे। ठीक है, अब इन सब सिस्टम के ये लोग खिलाफ थे। यहां पर सारी की सारी बेसिक एमिनिटी सरकार देती थी। ठीक है, यहां पर बुनियादी सुविधाएं सब कौन दे रही है, सरकार दे रही है। सोवियत संघ की सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती थी। ठीक है, सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजें जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, ये सभी चीजें बहुत कम दरों पर क्या करती थी, मुहैया कराती थी। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा बेटा, भाई सभी लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी,
सरकार ने जिम्मा उठाया कि सभी को भैया मैं दूंगा ये चीजें, ठीक है। जहां पर जैसे मान लो कि हमारे देश में अगर सरकार ऐसा करती है तो क्या इसका परिणाम निकलने वाला है? इसका रिजल्ट सबसे पहले निकलता है कि अगर हम लोग देखें तो मुझे ऐसा लगता है शायद से कि लोग आलसी ज्यादा हो जाएंगे, है ना। लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा सब चीज मिल तो रही है, क्यों मेहनत करनी भैया, है ना। कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको उतना फल नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि सरकार सबको एक समान करने पे लगी रहेगी। तो क्या होगा? जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है वो भी एक दिन क्या करेगा? नीचे बैठ जाएगा, मैं भी मेहनत क्यों करूं भाई, सबको इक्वल मिल तो रहा है। तो क्या होगा? देश एक सीमित तरीके से बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। शायद मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी लगती है सोवियत संघ की सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है। सोवियत प्रणाली की जो सिस्टम था सबसे बड़ी उसके अंदर एक कमी मुझे लगता है यही लगती थी, ठीक है। जिसमें क्या था कि वहां पर ये तो बात सच थी कि कोई बेरोजगार नहीं था, लेकिन ये भी बात सच थी कि कोई बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं था। हाँ, बात समझ में आ रही है यहां पर ये? तो जब सब चीजें सरकार के हाथ में होगी तो क्या होने वाला है? एक जो देश की जो बढ़ने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी भैया? नीचे होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आम आदमी फिर मेहनत नहीं करेगा, है ना। आम आदमी जब फिर काम नहीं करेगा, उसे पता है मैं काम करूं चाहे ना करूं सैलरी तो मेरे पास आनी आनी है, पैसा तो मुझे मिलना ही मिलना है। हम बोलते नहीं है, हम जैसे कि हम लोग देखते हैं भाई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देखो, हम बोलते हैं भाई क्या हुआ स्कूल में? क्या सर पढ़ाते ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको उनके दिमाग में एक चीज है ना, मैं पढ़ाऊं चाहे मत पढ़ाऊं उसको सैलरी तो मिलनी मिलनी है। बात समझ आ रही है? तो सरकारी चीजें क्या करती हैं? इंसान को मुझे लगता है अपाहिज बना देती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं, है ना। सबकी बात नहीं कर, कुछ लोग इसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं और वो अपने मतलब अपने जो उनका जो ज्ञान होता है उसके माध्यम से वो बहुत डेवलप करते हैं स्कूल्स के बच्चों को, बहुत आगे बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बताया इसको मैंने यहाँ पर कि भाई सरकार की अगर आप चीज़ों को देखिए हम लोग तो वहाँ पे बुनियादी जरूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल करना, लोक कल्याणकारी सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं किसके हाथ में? सरकार के हाथ में थी, ठीक है। इसलिए वहाँ पर कोई भी बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप ना होने के कारण वहाँ पे किसी की प्राइवेट नौकरी भी नहीं थी, वहाँ पे सभी की गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है ना। काम के अधिकार की विशेषता व्यवस्था थी, वहाँ पर काम की गारंटी भी दी गई थी, यानी कि सभी लोगों को काम दिया जाएगा, काम का अधिकार होगा, ठीक है। इस बात की गारंटी सरकार ने सभी लोगों को मुहैया कराई हुई थी, ठीक है ना। ये सारी सारी कहती मेरे बच्चे ये सोवियत प्रणाली की विशेषताएं थी, ठीक है। अगर मैं इसकी खामियां देखूं, अगर मैं सोवियत सिस्टम की खामियां देखूं, अगर मैं कमियां देखूं तो उसकी कमियां क्या है वो एक बार समझते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दो भाई, सोवियत नेता वास्तविक जनतंत्र के समर्थक थे। वो चाहते थे कि भाई जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो। लेकिन आप एक बात सोचो, मैं आपको बोलूं आप जाओ वोट डालने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी एक ही है, तो आप किसको वोट डालोगे? किसको डालोगे वोट? आप उसी को डालोगे ना जो एक पार्टी है। तो जनतंत्र का महत्व कहां रह गया यहां पर? आप समर्थक हो जनतंत्र की, अच्छी बात है, लेकिन क्या जनतंत्र का महत्व रह गया? नहीं रह गया, है ना। जब तक हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, विकल्प नहीं होंगे, तब तक क्या जनतंत्र का कोई महत्व होगा? नहीं होगा। एक दलीय शासन में क्या होता है? वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि वन पार्टी सिस्टम को अगर आप देखो उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ जब पार्टी एक ही होती है तो उसमें क्या होता है? आपके ऊपर कुछ नहीं है, आप वोट डालो चाहे मत डालो, जीतना उसने ही है, काम उसी ने करना है, नेता हर बारी उसी पार्टी का बनना है। तो ऐसे ही कुछ यहां पर था, ठीक है ना। जनतंत्र के समर्थक तो थे ये, लेकिन जनता द्वारा क्या होता है भाई, क्योंकि वहां सभी संस्थाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती थी और नागरिकों को अधिकार प्राप्त थे, परंतु एक दलीय व्यवस्था थी, ठीक है, जिसके कारण वहां पर तानाशाही किसकी चल रही थी? उस पार्टी की चल रही थी, साम्यवादी पार्टी की। कौन सी पार्टी भैया? कम्युनिस्ट पार्टी की। तानाशाही चल रही थी उनकी, ठीक है, जिसके कारण क्या है, इनकी निम्नलिखित खामियां देखने को मिली, ठीक है। पहली खामियां क्या? ध्यान दो, इस व्यवस्था में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया अभी आपको, भैया अगर आपको वोट डालने के दिया जाए, आप वोट डालने जाओ तो किसको वोट डालोगे? जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी को तो वोट डालोगे। तो क्या यह प्रतिनिधित्व वास्तविक होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पे सिस्टम यही तो है, आप वोट डालो चाहे मत डालो, जितना उसने ही है भैया,
ठीक है, तो वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं तथा नौकरशाही का नियंत्रण था, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनका और साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या दबदबा था। ठीक है, दूसरी खामी क्या थी? लोगों को शासन की गलतियों और कमियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस सिस्टम के अंदर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। इसमें किसी को भी सरकार की, कम्युनिस्ट पार्टी की बुराई करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यहाँ पार्टी क्या बोलती है, कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है यहाँ पर कि भैया सभी को एक बराबर मैंने किया है, तो मेरी बुराई करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्या थी मेरे बच्चे, इसकी खामियां थी। ठीक है ना, अगर हम तीसरी की तरफ जाए, यहां पर देखो भाई, तीसरा देखो बच्चे, यहां पर दूसरे में आगे देखो बेटा, शासन और साम्यवादी दल की आलोचना वह नहीं कर सकते थे क्योंकि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, जिसके कारण वो अपनी असहमति हमेशा चुटकुलों और कार्टूनों के द्वारा अभिव्यक्त करते थे। ठीक है, और आम आदमी, नेक्स्ट देखिए, आम आदमी का जीवन कठिन था वहां पर, जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी जीवन बहुत बढ़िया बिता रहे थे। सरकार का क्योंकि वहां पर रोल था भैया पूरा पूरा। साम्यवादी दल तथा कोई शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही क्या होता है फिर तो, है ना, अपनी मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा था, तानाशाही बढ़ती जा रही थी। ठीक है ना, जब यहाँ पर कुछ था नहीं तो उत्तरदायित्व के अभाव में शक्ति का मनमाना प्रयोग हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था। ठीक है, और असहमति को दमन यानी कि बल प्रयोग के द्वारा दबाया जा रहा था। अगर कोई बोल भी रहा था कि भैया कि किसी पार्टी का, सरकार की किसी डिसीजंस का अगर कोई विरोध भी कर रहा था तो उसकी गर्दन अगले दिन कटी हुई मिलती थी जंगल के अंदर। तो यानी कि बल प्रयोग उसकी आवाज को दबाया भी जाता था, डर के मारे बेचारा कोई भी सरकार की बुराइयां नहीं करता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना होने के कारण लोगों में शासन के विरुद्ध अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया। ऑब्वियस सी बात है, ये कब तक सहन करेंगे? एक सहनशीलता का एक क्या बोलते हैं, एक लेवल होता है। जब सहनशीलता का लेवल बोलते हैं ना भाई, सहनशीलता का घड़ा जब फूटता है तो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है ना, वो क्या करता है फिर विरोध करता है। तो सेम है सिस्टम यहाँ पर भी होने वाला है, यहाँ पर भी ऐसी था। ठीक है, वहां पर सहनशीलता है, वो करते जा रहे हैं, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, शासन की सारी शक्ति रूस में केंद्रित थी, और बल्कि रूस 15 में से एक था। भाई रूस तो 15 में से एक था ना। क्या बोला गया था? हम सबके ऊपर एक पार्टी होगी और वो सभी के लिए काम करेगी, उसका डिसीजन सबको मानना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? सारा का सारा कुछ किसको सौंप दिया भैया? रूस को सौंप दिया। किसको सौंप दिया बेटा? रूस को सौंप दिया। जिससे क्या हो गया, जो अन्य और गणराज्य थे उनको ऐसा लगने लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें उपेक्षित किया जा रहा है, यानी कि हमें इग्नोर किया जा रहा है और हमें दमित किया जा रहा है। यानी कि हमारे साथ दमन, यानी कि हमें क्या कहा, डिप्रेस, यानी कि हमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नियमों को प्रेशराइज किया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या था मेरे बच्चे, इसका इसकी एक खामी थी। ठीक है ना, तो ध्यान दो बच्चे, यहां पर थोड़ा सा एक बार दोबारा समझ लो इस सिस्टम को एक बार प्रॉपर तरीके से। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया सोवियत प्रणाली क्या है। मैंने बताया भाई 1917 में लेनिन के द्वारा, 1917 में लेनिन के द्वारा रूस में सबसे पहले रूसी क्रांति की गई, जिसके माध्यम साम्यवाद आया। ठीक है, उसको देख हम तक और लोग भी उसके साथ जुड़ते चले गए और इन सब ने मिलकर के अपने आप को नाम दिया यूएसएसआर। 1922 में नाम पड़ा इसका यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ नाम पड़ा इसका। ठीक है, जब सोवियत संघ नाम पड़ा तो इसके उद्देश्य इसके दो थे। एक, निजी संपत्ति को समाप्त करना, सरकारी संपत्ति को बढ़ाने की, सबको सरकार के अंडर में डालना। दूसरा, समाज में सभी को एक समान करना। और इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं बनाई। व्यवस्थाएं क्या बनाई? इन्होंने एक पार्टी बना दी जिस पार्टी के अगेंस्ट कोई नहीं होगा, और वो पार्टी जो होगी वो सार्वभौमिक होगी, सभी 15 के 15 राज्यों पर राज करेगी। उसके द्वारा बनाए गए नियम सभी लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है ना, इस टाइप की व्यवस्था बनाई। और उसके बाद इन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर के एक योजनाबद्ध व्यवस्था बनाई जिसमें इन्होंने निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया और सभी डिसीजंस लेने की पावर सरकार के हाथ में दे दी। जो पार्टियां होंगी उसके हाथ में डाल दी।
ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इन ये व्यवस्था को चलाने के तरीके बनाए इन लोगों ने, ठीक है। जब व्यवस्था चलने लगी तो भैया इसकी कुछ विशेषताएं भी सामने आई। पहली विशेषता कि यातायात इसका बहुत अच्छा था, ठीक है। आर्थिक आधार अच्छा था भैया, ठीक है। आर्थिक आधार सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहे थे ये, ठीक है। किसी को भूखा मरने नहीं दे रहे थे ये लोग, ठीक है। बुनियादी सुविधाएं दे रहे थे, बेसिक नीड सभी को दे रहे थे, बेरोजगारी कोई भी नहीं था, काम का अधिकार दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक आदमी को चाहिए वो सारी सुविधाएं ये प्राप्त कर रहे थे, इसके बदले में ये सौदा कर रहे थे, यानी कि अधिकारों को छीन रहे थे। यानी कि भाई तुम हमारे विरोध में कुछ नहीं बोलोगे और हम तुम्हें सारी सारी सुविधाएं देंगे, ऐसा कुछ चल रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। तो बच्चे उन सब चीज़ों को चलने से कुछ इसके अंदर कमियां देखने को मिली। कमियां देखने को मिली कि भैया यहाँ पर देखने को मिला कि नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व तो हो ही नहीं रहा है। लोगों को वोट डालने का अधिकार दे रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंट तो भैया कैसे हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी साम्यवादी शासन यानी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही हो रहे हैं। शासन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, शासन में क्या हो रहा है भैया, गलतियां और कमियों पर कोई प्रकाश डालने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए लोग अपनी गलतियों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी नहीं, तो इसलिए चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते थे। मान लो किसी ने अगर बोल भी दिया तो उसकी आवाज को दबाया जा रहा था, ठीक है ना। वह कैसे दबाया था, बल प्रयोग से दबाया जा रहा था, ठीक है। आम आदमी का जीवन बहुत कठिन व्यतीत हो रहा था, वहीं पर सरकारी कर्मचारी अच्छा जीवन जी रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग अच्छा जीवन जी रहे थे। साम्यवादी दल जो है, साम्यवादी दल तथा कोई शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी थी नहीं, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, शासन में सारी शक्तियां रूस के पास थी, जिससे कि जो और राज्य थे 1922 से 15 जुड़े थे ना, तो 15 या 15 ने क्या बोला, सर एक साथ काम करेंगे। लेकिन सारा कुछ किसके हाथ में जा रहा है, रूस के हाथ में जा रहा है। बाकी के 14 राज्यों को लग रहा है कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है भैया, हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारी बातों को इग्नोर किया जा रहा है और सारे के सारे निर्णय ये खुद ब खुद ले रहे हैं भैया, और हमारे ऊपर उन निर्णयों को सिर्फ और सिर्फ थोपा जा रहा है, ठीक है। जिसका क्या था भैया, जिसके परिणाम बाद में बहुत बुरे हुए। आपको पता ही है इन कमियों के कारण क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विभाजित, जो 15 गणराज्य मिलकर के एक यूएसएसआर सोवियत संघ बना था, बाद में वो 15 छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का प्रॉपर तरीके से क्या हो गया था मेरे बच्चे, विघटन हो गया था। अच्छा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो हम बताएंगे आपको सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, आगे हम इसका प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बेटा यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। इसका आएगा पढ़ेंगे बेटा कब हम लोग, नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए ओके बाय, जय हिंद।